नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप सबको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। इस बार के एपिसोड में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जो कानून है उसके बारे में बात करेंगे, उनके जयंती के बारे में बात करेंगे और जो बहुजन समाज के लोग हैं जिनके ऊपर इस तरह से आज भी छुआछूत और अत्याचार हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। झंडी पतंगी तैयार हो रही हैं, बहुत जगह पर लोग गाने बना रहे हैं, धूमधाम से इस रैली को मनाने के लिए लोग बहुत उत्साहित हैं। तो मीरा शुरू करते हैं अब हम चर्चा। तो दोस्तों, इसलिए भी ज़रूरी है इस समय संविधान और बाबा साहब पर बात करना, क्योंकि अप्रैल महीना दलित मंथ के रूप में मनाया जाता है। हर मीडिया चैनल इस महीने पूरे संविधान के ऊपर, बाबा साहब की जीवनी के ऊपर, उन्होंने जो संघर्ष किया उस सब के ऊपर बात करता है। तो हम भी इससे क्यों पीछे रहना कविता? नहीं, मेरा बहुत कम मीडिया बात करता है, मुझे दूसरी तरह से इसमें टिप्पणी करना है, क्योंकि जितनी बात और बाकी चीज़ों के बारे में होती है ना, उतना संविधान के बारे में कोई बात नहीं करता, उतनी ज़्यादा बाबा साहब के बारे में बात नहीं करता, उतनी ज़्यादा संविधान के बारे में, उनके बनाए गए कानून के बारे में, दलितों के हक अधिकार के बारे में कहाँ इतनी बात होती है। तुम ही बताओ। कुछ ऐसी मीडिया है जो ज़रूर इस महीने को ताक में रखती है पूरे साल, और ज़रूर से इस पूरे महीने बात करती है दलित मुद्दों पर और बाबा साहब की जीवनी और उनके द्वारा बनाए गए संविधान पर। तो हम भी बात करना जरूर, पर वैसे भी हम बात करते रहते हैं उनके बारे में, तो हम ये नहीं कह सकते कि मतलब स्पेशल है। लेकिन हाँ, मुझे तो बहुत खुशी होती है जब बाबा साहब का दिन आता है और उनके मतलब एक तरह का ये बहुत बड़ा पर्व होता है और बहुत धूमधाम से उस दिन के लिए तो हम लोग कुछ अच्छा पकवान भी बनाते खाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। 14 अप्रैल का बहुत इंतज़ार भी रहता है और बांदा में रैली निकाली जाती, उसमें शामिल होते हैं। रात में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी बात को रखते हैं। पिछले साल की ही रिपोर्टिंग, इसी दलित मंथ की रिपोर्टिंग मैंने करी थी कि जब मायावती की सरकार थी यूपी में, उन्होंने ये निकाला था कि जो जातिगत भेदभाव ख़त्म करने के लिए उन्होंने सफाई कर्मियों की नौकरी निकाली, और जिसमें कोई जाति का बंधन नहीं था। तो उच्च जाति के लोग जिनको समाज में सबसे बड़ा दर्जा मिला है, फिर ओबीसी, फिर एससी एसटी के लोगों ने भी भरा उसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अगर प्रतिशत हम निकाल के देखें तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत इन्हीं बड़ी जातियों का रहा। और फिर इन्होंने क्या किया, मतलब कि कहते हैं ना कि हम मतलब सरकारें या जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो चाहे जितनी इस व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं उसका हल ये जाति व्यवस्था को लोग जो बनाए रखना चाहते हैं वो निकाल ही लेंगे। अब उन्होंने क्या किया, इन बड़ी जाति के कर्मचारियों ने, सफाई कर्मचारियों ने, कि अपने जॉब से अपनी वेतन का कुछ हिस्सा गांव के उन लोगों को ही दिया जिनको सफाई करने के लिए एक तरह की ठेका ही समझा जाता है कि अगर वो डोमार जाति के लोग हैं, अगर वो चमार जाति के लोग हैं तो वही लोग सफाई करेंगे, बाकी बड़े लोग नहीं करेंगे। तो उन लोगों ने 1000-2000 में उन लोगों को रख लिया और वो आज भी सफाई करते हैं, और बड़ी जाति के लोग वो नहीं करते हैं जो जिनको है। तो इस तरह आप कितना इस व्यवस्था को तोड़ेंगे, कितना हम कहेंगे कि पढ़े लिखे लोगों ने, अब यही पढ़े लिखे ही लोग तो हैं जो जॉब में आए, उनको 12वीं पास के बाद लिया गया है, या मान लीजिए 5वीं पास ही लिया गया, लेकिन पढ़े लिखे तो हैं, अनपढ़ तो नहीं है। बहनी, ये दूसरी चीज़ मुझे तुम्हारी चर्चा से और भी याद आ गई है। अभी प्रधानमंत्री जी जो कुंभ का मेला हुआ था, महाकुंभ का, इलाहाबाद में, वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं जातिवाद को तोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। उन्होंने सफाई कर्मियों के चरण धो करके पिए और मीडिया ने खूब बड़ी बड़ी हेडलाइनों में छापा, टीवी चैनलों में दिखाया कि प्रधानमंत्री जी इतने महान हैं, देखो दलितों के पैर छू करके पी रहे हैं और सफाई कर्मी हैं, उनको इतना ऊंचे दर्जा में दे रहे हैं, छुआछूत मिट जाएगा। लेकिन वो वहाँ पर, क्योंकि उनको चुनाव जीतना था, बिल्कुल पिछली बार के लोकसभा चुनाव का, ठीक है ना, तो उन्होंने ये किया और जिनका चरण धो के पिया गया था वो बांदा ही किया रहे हैं।
वो भी जमादार परिवार से थे, दलित परिवार से थे, उन पर भी हमने ये स्टोरी किया है। लेकिन अभी जब प्राण प्रतिष्ठा की बात हुई है तो वही क्या कहते हैं, हमारी राष्ट्रपति को वहाँ ले जाने नहीं दिया गया, उनको वहाँ पर प्रवेश ही नहीं कराया गया। जिनका दर्जा पद में इतना ऊंचा है, इतना अनुभवी हैं, महिला हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो अगर हमारे देश में जो सबसे ऊंचे मतलब स्तर पर हैं, जो पूरे देश को चलाते हैं, जो संविधान को चलाते हैं, उसके जो कानून को चलाते हैं, अगर वो भेदभाव करते हैं तो मैं तो कहती हूँ कि तुम गांव की, पढ़ने की और अनपढ़ लोगों की और हमारी तो बात ही छोड़ दो। तो जब ऊंचे से आता है भेदभाव तो नीचे वाला व्यक्ति तो ऊंचे वाले को देख के ही चलता है ना। तो तब से मुझे लगता है कि भेदभाव की जड़ें और भी ज़्यादा मजबूत हो गई हैं। तब से जो उच्च मानी जाने वाली जाति के लोग हैं उनका सीना और भी ज़्यादा चौड़ा हो गया है कि हम उनको रामलला के को अंदर प्रवेश नहीं होने देंगे। वो चाहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, हम उनका वोट भी बटोर लें, हम उनको दया दिखा करके कि हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और वो पूरी तरह से अपनी छुआछूत की और जो मनुवादी व्यवस्था है उसको मजबूत बनाए रखना चाहते हैं। इसमें अगर बदलाव करेगी, अगर इस तरह की सोच डालेगी तो वो एक मीडिया ही है जो मीडिया ही कर पाएगी इसको। इसलिए भी मीडिया के लोग ये कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है हिंदी मीडिया को भी इसमें उतनी ही सहभागिता के साथ में इस मुद्दे को लिखना, इस पर बात करना। और अगर हमारी बात की जाए, खबर लहरिया की बात की जाए, या फिर खबर लहरिया जैसे और चैनलों की बात की जाए, वो लोग लिखते हैं। और खबर लहरिया के बारे में ज़्यादातर मैं कहूँगी कि उनके तो मूल्य और उद्देश्य ही हमारा मूल्य है, हमारा उद्देश्य है। हमारे ये लहर में लिखा हुआ है, जो हमारे नियम नामा है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि हम उन्हीं दबी कुचली आवाज़ों को बुलंद करेंगे जिनको हमेशा से दबाया गया है, जिनको हमेशा से पीछे रखा गया है, जिनको मीडिया में जगह नहीं दी गई है, तो उनकी आवाज़ों को लाना। इसलिए भी और हमारा ये कर्तव्य है कि हम उन आवाज़ों को सरकार तक पहुंचाएं, मीडिया में उछल करके वो आए और संसद तक पहुंचे, ये मानना है। हाँ, लेकिन सही बात कहा मीरा तुमने। और जो मैंने देखा है कि पहली बात तो मीडिया पर बैठे जितने भी लोग हैं उच्च जाति के लोग हैं, तो गांव से ले कर के मेन स्ट्रीम मीडिया तक के जो पत्रकार हैं, दिल्ली मुंबई को सबसे ज़्यादा जो बड़े बड़े हैं, मैंने जो देखा है कि बाकी चीज़ को मीडिया बहुत अच्छे से रिपोर्टिंग करती है, लेकिन अगर दलितों के साथ में हिंसा होती है वो रिपोर्टिंग मीडिया नहीं करती या बहुत कम करती। तुमने मतलब इंग्लिश वाली मीडिया की बात किया, लेकिन मैं लोकल की मीडिया की बात भी करती हूँ। वो क्यों नहीं करते? उनके पीछे का रीज़न जो मैंने अभी तक में समझा है कि पहली बात को दलितों के साथ में अत्याचार करने वाले, हिंसा करने वाले, दलित महिलाओं के साथ में रेप करने वाले कौन हैं? जो सबसे बड़ी संख्या में है उच्च मानी जाने वाली जाति के लोग हैं, ठीक है ना। अब अगर उनके जाति के लोग दलितों के साथ में हिंसा करेंगे और जो रिपोर्टर बैठा वो भी उच्च जाति का है, ठीक है ना, तो वो भी नहीं चाहता कि मेरी जाति की फजीहत हो, तो कई बार वो उस मुद्दे को दबाने की कोशिश करते हैं, या अगर लिखेंगे तो इतनी गहराई से नहीं लिखेंगे, इतना विश्लेषण नहीं उसमें देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो जिनके साथ में हिंसा होती है वो इसीलिए ज़्यादा पीटते रहते हैं, और जो उच्च जाति का जो रिपोर्टर है, जो पत्रकार है, जो एडिटर है, उनको कहीं ना कहीं अपनी जाति की मर्यादा को बना के रखना है, उसकी छवि को बना करके रखना है, और उनको लगता होता है तो जब तक कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हो जाती है, जब तक कोई बहुत बड़ा दबाव नहीं हो जाता है, जैसे हाथरस वाला केस हुआ है। जब हाथरस वाला केस हुआ था तो वहाँ पर भी ये बात आ गई थी
कि आप जाति की बात मत करो, आप हिंसा की बात करो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मामला बहुत पावरफुल था, बहुत बड़ा था, इंटरनेशनल मामला बन गया था, पूरी मीडिया वहाँ पर थी। तो हम लोग जब गए थे जब खबर लहरिया और मैं और मीरा ही हम उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे, तो हम कहते भाई क्यों नहीं जाति की बात हो। तो बहुत लोगों ने हमको ट्रोल किया था कि ये मामला जाति का नहीं है, ये मामला महिला हिंसा का है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर क्योंकि मीडिया भी उसी जाति, तो उनको लग रहा था कि हमारी आवाज़ ज़्यादा होगी, तो कोई जाति का नाम ही नहीं ले रहा था उसके बारे में। और हमें ये भी तो बोला गया था कि आप महिला की दुश्मन है, आप महिला पत्रकार हैं और आप जाति क्यों ला रही हैं, और रेप हुआ है तो महिला के साथ रेप हुआ है, वो चाहे जिस भी धर्म और जाति की महिला हो, महिला तो महिला है, तो आप महिला के खिलाफ बात कर रहे हो। तो इस तरह की बात है। तो दोस्तों, मैंने और मीरा ने इस दलित मंथ के लिए हमने कोशिश किया है कि संविधान के बारे में थोड़ा बात करें, दलितों के साथ में होने वाली हिंसा पर हम बात करें, तो ये बात हमने किया है। मुझे पता है कि इस शो को सब लोग देख रहे हैं, आप सब देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर हम इसका विश्लेषण करें, उस नज़रिए से देखें और उसके हिसाब से हम बात करें और आप उस तरह से अपने विचार, सुझाव, टिप्पणी जो भी है वो आप हमारे साथ में ज़रूर से शामिल करिए। मैं फिर से हर एक बंदे को इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आप सबको संविधान पढ़ना चाहिए। आप सबको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ना चाहिए। अगर आप यहाँ पर एक नागरिक हैं, अगर आप भारत में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो बाबा साहब की देन की वजह से है। वो दलित, महादलित, वो महापुरुष जो हमारे देश के संविधान को लिख गए हैं, ये उनकी देन की वजह से, वो चाहे आप जिस भी वर्ग के हों, आप उनकी वजह से इतनी शानदार ज़िंदगी जी रहे हैं। बताओ मीरा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोस्तों, इस बार के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे बहुत ही ज़रूरी बातों की चर्चा को लेकर के। अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे मुद्दे हों जिन पर हम बात करें, तो आप ज़रूर से हमें लिख करके भेजिए। तो इस बार के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।